हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो 4 चैप्टर है, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि किसी रिएक्शन का रेट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी हेडिंग रहेगी केमिकल काइनेटिक। ठीक है, तो बात करेंगे केमिकल काइनेटिक क्या होता है। आप जो केमिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, तो उस केमिस्ट्री का वो पार्ट जिसके अंदर आप किसी रिएक्शन के स्पीड वगैरह के बारे में डिस्कस करते हो कि कोई रिएक्शन जो आप करवाते हो वो रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो जाती है, कितना टाइम वगैरह लेता है कंप्लीट करने में और उसकी स्पीड किस तरीके से चलती है, तो उसके बारे में अगर डिस्कस करना हो तो वो चीज़ कहलाती है आपकी केमिकल काइनेटिक। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक के अंदर कोई रिएक्शन रहेगी, उस रिएक्शन की स्पीड के बारे में आपको डिस्कस करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि केमिकल काइनेटिक क्या होता है। तो लिखेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डू यू स्टडी इन विच यू स्टडी अबाउट स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड और उसको आप रेट भी बोल सकते हो, स्पीड और रेट ऑफ ए रिएक्शन, एंड साथ साथ में उसके कौन कौन से फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करेंगे उनके बारे में भी डिस्कस करा जाता है। एंड फैक्टर अफेक्टिंग पॉइंट एंड फैक्टर्स हुज अफेक्ट देम। ठीक है, उनको और कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल दूं तो वो हो सकता है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर के बारे में हो सकता है, टेम्परेचर के बारे में हो सकता है, कंसंट्रेशन हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक का मतलब होता है कि केमिस्ट्री का वो ब्रांच, ठीक है, केमिस्ट्री का वो पार्ट जिसके अंदर आप किसी रिएक्शन के रेट के बारे में, किसी रिएक्शन की स्पीड के बारे में डिस्कस करते हो। ठीक है, और साथ साथ में आप उसके कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उन्हें, उनके बारे में जब आप डिस्कस करते हो तो उसे कहा जाता है वो केमिकल काइनेटिक होता है। ठीक है, तो उस पार्ट को केमिकल काइनेटिक बोला जाता है। ठीक है, अभी केमिकल काइनेटिक कौन कौन से टाइप में हो सकता है तो उसके बारे में अगर डिस्कस करा जाए तो फर्स्टली अगर बात करो कि स्पीड के हिसाब से, ठीक है, कि टाइमिंग के हिसाब से, देखो एक तो होता है स्पीड के हिसाब से और एक होता है टाइमिंग के हिसाब से। ठीक है, तो अगर स्पीड के हिसाब से बात करी जाए कि स्पीड के हिसाब से केमिकल काइनेटिक में कौन कौन से आपको टाइप्स देखने को मिलेंगे, तो स्पीड के हिसाब से सबसे पहले आपको टाइप मिलेगी वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है, ये आपकी टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है, या स्पीड के हिसाब से कह लो, तो वेरी फास्ट रिएक्शन सबसे पहली टॉपिक आपको मिलेगी, वेरी फास्ट रिएक्शन। अब ये वेरी फास्ट रिएक्शन नाम से ही क्लियर है कि ऐसी रिएक्शन जो बहुत तेजी से हो जाए, ठीक है, जिसको कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम ना लगे, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है वेरी फास्ट रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन होगी जिसकी कंप्लीट होने की टाइमिंग को आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, उसको बोला जाता है वेरी फास्ट रिएक्शन। हालांकि हमारे साइंटिस्ट लोगों ने ये चीजें डिस्कस कर ली हैं, है ना। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए, तो उन्होंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो उन स्पीड्स के बारे में आपको डायरेक्टली बस पढ़ना है। ठीक है, तो आपको आपके चैप्टर के हिसाब से तो आपको वेरी फास्ट रिएक्शन को, एक तो होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है, और एक मिलेगा आपको मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट मॉडरेट रिएक्शन मिलेगा, ठीक है, और एक और रहेगा थर्ड वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शन। ये तीन टाइप्स के आपको रिएक्शंस पढ़ने हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन और एक है आपका वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, अब वेरी फास्ट का मतलब कि जो रिएक्शन बहुत तेजी से हो जाए, जिसकी टाइमिंग को आप कैलकुलेट ना कर पाओ, वो आपकी वेरी फास्ट रिएक्शन में आती है। अगर एग्जांपल दें तो एग्जांपल में इसका एग्जांपल हो सकता है न्यूट्रलाइज रिएक्शन। न्यूट्रलाइज रिएक्शन, जो भी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन वाली होती है ना, उनको आप ये वेरी फास्ट रिएक्शन में कंप्लीट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल को एसिड और बेस, आप कोई एसिड और बेस मिला लो, ठीक है, तो एसिड और बेस को मिलाते तो आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलता है।
सॉल्ट एंड वाटर, तो कोई एसिड और बेस आप मिलाते हो तो तुरंत वो देखना तुरंत रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। आप कभी लैब वगैरह में जाना और एसिड और बेस को मिलाना, तो देखना उसमें जो एसिड और बेस का रिएक्शन होगा वो तुरंत तेजी से हो जाएगा और आपको सॉल्ट एंड वाटर बना के देगा। ठीक है, ये चीज आपको बना के देता है। तो ये रिएक्शन इतनी तेजी से होगी ना कि इतना इतना तेजी से होगा कि आप इसके टाइमिंग को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। सिंपल मेथड से आप इसकी टाइमिंग को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसको बोला जाता है वो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, अच्छा अगर इसके टाइमिंग के बारे में बात करी जाए कि जो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है उसकी टाइमिंग कितनी होती है कि वो रिएक्शंस कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, तो वो उसकी स्पीड नियर अबाउट 10 के पावर माइनस 14 सेकेंड्स होती है। ठीक है, नियर अबाउट 10 के पावर माइनस 14 सेकेंड, मतलब इतने सेकेंड्स में करीब करीब ये वेरी फास्ट रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, 10 के पावर माइनस 14 सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड से भी बहुत ज्यादा कम उतने टाइमिंग में जाओगे तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। पहले हम लोग वेरी स्लो रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मॉडरेट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि वेरी स्लो रिएक्शन क्या होता है, तो नाम से देखो क्लियर है। वेरी स्लो मतलब बहुत धीमे से होगा, मतलब इतना धीमे से होगा कि आप उतना वेट ही नहीं कर पाओगे। ये रिएक्शन मतलब मान के चलो कि एक एक साल दो दो साल तक ऐसे लग जाता है कि इस रिएक्शन को पूरा होने में। ठीक है, मतलब एक साल से ऊपर तक चला जाएगा, तो उतना देर थोड़ी ना बैठे रहोगे आप रिएक्शन करवाने के लिए। तो उन रिएक्शंस को वेरी स्लो रिएक्शन कहा जाता है जो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, जिनको आप बैठ के मतलब आप कैलकुलेट करने नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, तो वो रिएक्शंस को वेरी स्लो रिएक्शंस कहा जाता है। ठीक है, एग्जांपल के बारे में इसको डिस्कस करा जाए कि वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जांपल क्या हो सकता है, तो डेली लाइफ में आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन देखे हो, लोहा, लोहे का रस्टिंग, लोहे पे जंग लगता है, ये काम देखे हो ना कि आज लोहा लगाया तो कल जंग लग गया। ऐसा थोड़ी ना होता है कि पहले बारिश वगैरह होती है, धूप वगैरह होता है, होते होते कुछ टाइम बाद, महीना दो महीना तीन महीने, हो सकता है साल साल भर बाद, तो तब जाके वो आयरन पे रस्टिंग होना स्टार्ट होता है। तो वो रिएक्शन इतनी स्लो होती है कि उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है वो वेरी स्लो रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो जो रिएक्शन बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है उसको हम लोग वेरी स्लो रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप रस्टिंग ऑफ आयरन बोल सकते हो। ठीक है, आप ये भी रिएक्शन बोल सकते हो अगर आप वाटर बनाने चले जाओ। अगर आप एलिमेंट्स को मिला के अगर आप वाटर तैयार करते हो ना, कि H2 और O2 को मिला के आप H2O तैयार कर लो, तो वो रिएक्शंस होने में भी बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। ठीक है, तो वो रिएक्शन जो बहुत ज्यादा समय ले लेती है उन रिएक्शंस को वेरी स्लो रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, और तीसरा है आपका मॉडरेट रिएक्शन, जिसके बारे में आपको इस चैप्टर में डिस्कस करना है। मॉडरेट रिएक्शन जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, कि ऐसा रिएक्शन जो नॉर्मल तरीके से होता है, 5-10 मिनट में हो जाए या फिर 1-2 घंटे में, या फिर बहुत ज्यादा लेगा तो 1-2-3 दिन में, ऐसा रिएक्शन जो इतने टाइम्स के आसपास में कंप्लीट हो जाए उसको आप लोग मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, मॉडरेट या फिर इसको स्लो रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, मॉडरेट या फिर स्लो, देखो ये वेरी स्लो होता है, ये वेरी फास्ट होता है, और ये मॉडरेट या स्लो होता है, मतलब नॉर्मल तरीके से होता है। ठीक है, अब आगे इसके अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो मॉडरेट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है, आप अल्कोहल में एसिटिक एसिड मिला दो, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अल्कोहल में जब आप एसिटिक एसिड मिलाओगे ना, तो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, सपोज करो आप ये मिलाते हो अल्कोहल का CH3CH2OH, ये अल्कोहल ले लो, और एसिटिक एसिड में CH3COOH ये ले लो। तो जब आप इनको मिक्स करोगे ना, तो ये रिएक्शन नॉर्मली तरीके से हो जाएगी, जल्दी मिल जाएगा। तो इनको जब कैलकुलेट करोगे तो ये मिला के देगा आपको CH3COO CH2CH3 एंड H2O। ये रिएक्शन आपको ये एक कंपाउंड तैयार करके देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन इतना नॉर्मल तरीके से होगा कि आपको कुछ ही टाइम के बाद में 5-10 मिनट के अंदर अंदर या 1-2 मिनट के अंदर अंदर ये रिएक्शन की वैल्यू आपको कंप्लीट करके मिल जाएगी। तो ये रिएक्शन का आप इतने आराम से कैलकुलेट, स्पीड वगैरह आराम से, टाइमिंग वगैरह आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसको बोला जाता है वो मॉडरेट रिएक्शन होती है। ठीक है, और इसी मॉडरेट रिएक्शन के बारे में आपको पूरी चैप्टर में डिस्कस करना है। मतलब आप जो जो रिएक्शंस पढ़ोगे ना इस चैप्टर में, वो सबके सब आपकी मॉडरेट रिएक्शंस होंगी। ठीक है, तो इनको नोट करिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन का रेट किस तरीके से डिपेंड करता है, किस तरीके से रिएक्शन का रेट चलता है। ठीक है, इनको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलो आगे डिस्कस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, रिएक्शन का रेट क्या होता है, किस तरीके से रिएक्शंस कोई तैयार होती है। ठीक है, तो सपोज करो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए सपोज करो कि आपके पास में ये कोई रिएक्टेंट है। देखो रिएक्शन में क्या होता है कि सपोज करो ये आपने कोई सब्सटेंस मिलाया और आपको कोई सब्सटेंस बना के मिल गया। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, कि आपने ए एंड बी नाम का कोई सब्सटेंस मिक्स करा और सी एंड डी नाम का कोई आपको प्रोडक्ट तैयार होकर मिल गया। तो जो ए और बी आप मिक्स करते हो उसको आप बोलते हो रिएक्टेंट होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट को आप आर से दिखाओगे और जो भी सब्सटेंस आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है तो उसको प्रोडक्ट बोलते हो। तो उस सी और डी को हम लोग पी से करके दिखाएंगे। ठीक है, तो सपोज करते हैं हमारे पास में एक केमिकल रिएक्शन है, आर गिव्स आउट पी, मतलब रिएक्टेंट है, कुछ भी रिएक्टेंट हो सकता है ए एंड बी, एंड प्रोडक्ट आपको कुछ भी सी एंड डी मिल सकता है। ठीक है, तो रिएक्शन को जब भी दिखाना हो तो आप ऐसे आर गिव्स आउट पी करके दिखाना, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, आप ऐसा आर गिव्स आउट बी करके दिखा सकते हो, कुछ भी करके दिखा सकते हो, सी गिव्स आउट डी करके दिखा सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ चीज मिलाओगे, इधर वाली चीज का मतलब होता है रिएक्टेंट, उधर वाली चीज का मतलब प्रोडक्ट। तो आप कुछ चीजों को मिलाओगे, वो कुछ चीज आपको बना के देगा। तो जो चीजें मिलाओगे वो आपकी रिएक्टेंट होंगी, जिन चीजों को वो बना के देगा वो आपका प्रोडक्ट होगा। तो हमारे पास एक रिएक्टेंट है, वो कुछ प्रोडक्ट तैयार करता है। ठीक है, अब आपको रिएक्शन का रेट तैयार करना है। तो रिएक्शन का रेट का मतलब होता है कि ये आपके पास में एक रिएक्टेंट है। तो सपोज करो कि स्टार्टिंग टाइम पे, ठीक है, टी इज इक्वल 0 टाइम पे, स्टार्टिंग में इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन, कि स्टार्टिंग के टाइम पे जब आपका टाइम 0 होता है, कि स्टार्ट ही जब करने वाले हो, तो जब आप रिएक्टेंट को मिलाते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे टाइम अगर आपका 0 हो तो उस टाइम पे सपोज करो आपके पास में रिएक्टेंट की वैल्यू 5 ग्राम है। ठीक है, रिएक्टेंट की वैल्यू 5 ग्राम है, और तो उस टाइम पे आपका प्रोडक्ट तो कुछ बनेगा नहीं। जब आपने रिएक्टेंट को मिलाना स्टार्ट करा है तो उस टाइम पे तो प्रोडक्ट मिलेगा नहीं कुछ आपको। तो ये आपका हम सपोज करते हैं कि टी इज इक्वल 0 टाइम पे स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशन में आपके पास में रिएक्टेंट की वैल्यू 5 ग्राम है और प्रोडक्ट की वैल्यू 0 ग्राम है। ठीक है, हो सकता है कुछ टाइम बाद जब आपने रिएक्टेंट वगैरह कुछ मिलाया तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट मिलेगा, तो कुछ टाइम बाद मिलता है। तो सपोज करते हैं टी इज इक्वल 2 सेकेंड मान लेते हैं, कि 2 सेकेंड बाद हो सकता है 2 सेकेंड बाद ये आपका रिएक्टेंट कुछ प्रोडक्ट बना के दे। तो सपोज करते हैं कि रिएक्टेंट आपका 2 ग्राम प्रोडक्ट बना के देता है। अगर रिएक्टेंट 2 ग्राम प्रोडक्ट बना के देता है तो आपका रिएक्टेंट बचेगा 3 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम में से अगर आपको 2 ग्राम प्रोडक्ट मिल जाता है 2 सेकेंड बाद, तो 3 ग्राम आपका रिएक्टेंट बच जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि 3 सेकेंड और बाद, ठीक है, 3 सेकेंड और बाद आपका रिएक्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, रिएक्टेंट हो सकता है कि पूरा उस साइड कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट की वैल्यू 0 ग्राम हो जाए, मतलब पूरा रिएक्टेंट खत्म हो जाए और पूरा रिएक्टेंट खत्म होकर ये बनाए 5 ग्राम। ठीक है, जो 3 ग्राम बचा था वो भी उस साइड चला जाए प्रोडक्ट के साइड पे, तो 2 और 3 मिला के 5 ग्राम आपको प्रोडक्ट बना के दे। ठीक है, तो अगर सपोज करते हैं कि 3 सेकेंड और एक्स्ट्रा बाद, पहले 2 सेकेंड में हमको 2 ग्राम प्रोडक्ट मिला तो 3 ग्राम हमारे पास रिएक्टेंट बचा, फिर अगले 3 सेकेंड और बाद हमको 5 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है तो हमारे पास रिएक्टेंट बचेगी 0 ग्राम। ठीक है, अब ध्यान से देखना हुआ क्या है, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ ये याद है, कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लास 11 की केमिस्ट्री का एक टॉपिक है कि कोई भी रिएक्शन जो होती है वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल में आता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उस हिसाब से अगर हम चेक करें तो स्टार्टिंग में जब हमारे पास रिएक्टेंट 5 ग्राम था और प्रोडक्ट 0 ग्राम था, तो टोटल अगर करोगे 5 और 0 का तो ये हमको 5 ग्राम ही मिलेगा। ठीक है, 5 ग्राम। फिर 2 सेकेंड बाद हमारे पास रिएक्टेंट बच गया 3 ग्राम और प्रोडक्ट बच गया 2 ग्राम, ये बन के मिला। तो उस टाइम भी अगर दोनों को कैलकुलेट करोगे तो भी हमारे पास 5 ग्राम ही है ना। फिर अगले 3 सेकेंड और बाद हमारे पास में जो रिएक्टेंट था वो 0 ग्राम हो गया और जो प्रोडक्ट था वो 5 ग्राम हो गया। तो उसको भी मिक्स करोगे तो उसकी भी वैल्यू आपको 5 ग्राम ही मिलेगी। ठीक है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो भी रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट आप मिलाते हो और जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो, उन रिएक्टेंट की वैल्यू का मास और प्रोडक्ट की वैल्यू का मास दोनों सेम होता है। तो जो भी रिएक्शंस हुई हैं, ठीक है, तो रिएक्टेंट की वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू होने के बाद जो भी आपको तैयार होकर मिला है, ठीक है, तो उस रिएक्शन में देखो जब आप कंजर्वेशन ऑफ मास का ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आपको हमेशा 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम मिला है। मतलब जो भी रिएक्शन हुई है उन रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास तो बराबर से अप्लाई करता है, कि कोई भी फॉल्ट नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि कंजर्वेशन ऑफ मास तो सेटिस्फाई कर जाता है। ठीक है, अब रिएक्शन के रेट के बारे में डिस्कस करी जाए तो ये देखो पहले 5 ग्राम थी,
ठीक है, फिर 3 ग्राम हो गई, फिर 0 ग्राम। मतलब रिएक्टेंट की वैल्यू जो थी वो धीरे 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 कम कर गई। मतलब रिएक्टेंट जो था, जो आपका रिएक्टेंट था वो बाद में जाके डिक्रीज कर गया। ठीक है, रिएक्टेंट डिक्रीज कर गया और जो प्रोडक्ट था पहले 0 ग्राम था, फिर 2 ग्राम, फिर 5 ग्राम, मतलब धीरे धीरे वो बढ़ना स्टार्ट कर गया। तो जो आपका प्रोडक्ट था, ठीक है, प्रोडक्ट जो था वो प्रोडक्ट आपका इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो जैसे जैसे रिएक्शंस आपकी आगे बढ़ती जाएगी तो आपके रिएक्टेंट की वैल्यू कम होती जाएगी और आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इस चीज से तो एक चीज ये कंफर्म हो गई कि हमको ये पता चल गया कि जब भी रेट ऑफ रिएक्शन आप पढ़ोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट की वैल्यू हमेशा कम होते दिखेगी। ठीक है, और प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा बढ़ती हुई आपको दिखेगी। ठीक है, रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज करता जाएगा जब भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे, या फिर जब भी कोई रिएक्शंस होगी तो उस रिएक्शंस में रिएक्टेंट हमेशा घटते जाएगा और प्रोडक्ट आपका हमेशा बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द concentration of reactant, the change in concentration लिखना, the change in concentration of reactant and product per unit time। ठीक है, हर एक टाइम के साथ साथ में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा उसमें जो भी चेंजेस आएंगे उसको रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब उसकी वैल्यू कितनी थी, उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। पहले रिएक्टेंट की वैल्यू 5 ग्राम, फिर 3 ग्राम, फिर 0 ग्राम, तो उसको कंसंट्रेशन बोला जाता है कि रिएक्शन जो भी है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है उसको कंसंट्रेशन बोला जाता है। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम या पर यूनिट टाइम कह सकते हो कि हर एक सेकेंड में कितना उसमें उसके कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, वही उसका रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आपको डिफाइन करना हो तो किस चीज से दिखाते हैं? तो कैपिटल आर से दिखाते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आपको दिखाने की बात आए तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैपिटल आर से दिखाते हैं। ठीक है, आगे इसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो, डेफिनेशन तो ये कि चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन लिखना हो तो अगर रिएक्टेंट का लिखना हो, सपोज करो चेंज इन कंसंट्रेशन अबाउट रिएक्टेंट, तो एक काम करते हैं पहले इसको मिटाते हैं ना, इसको नोट करो, तो इसको मिक्स मिटा के फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट करो एक बार। तो चलो, तो आगे डिस्कस करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। तो फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे? पहले हम लोग रिएक्टेंट का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, देखो रिएक्टेंट का क्या होगा, अगर हम लोग चेंज इन रिएक्टेंट निकालें, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक बार हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकालेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट, और एक बार चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट में कितना चेंज आएगा और रिएक्टेंट में कितना चेंज आएगा। ठीक है, अभी ये हम लोग कंसंट्रेशन में चेंज कितना आएगा वो निकालें, रेट बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम चेंज निकालेंगे तो चेंज जो भी होगा, तो रिएक्टेंट को हम लोग सिंपल दिखाएंगे कैपिटल आर से, और कंसंट्रेशन दिखाना हो तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में करके लिखा जाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन वाली चीज को स्क्वायर ब्रैकेट में, और रिएक्टेंट को दिखाना हो तो कैपिटल आर से, प्रोडक्ट को दिखाना हो तो आप कैपिटल पी से दिखाओगे। ठीक है, ये अब रिएक्टेंट की वैल्यू दिखानी है। ठीक है, और उसका चेंज इन कंसंट्रेशन निकालना है ना, तो उसको लिखेंगे डेल्टा आर और डेल्टा पी, ये कितना होगा। तो जो भी आपका रिएक्शन हुआ था उसमें पहले आपका जो भी रिएक्टेंट था, ठीक है, पहले 5 ग्राम था, लास्ट टाइम पे 0 ग्राम हो गया, तो R2 में से R1 को माइनस करना। ठीक है, R2 में से R1 को माइनस करोगे तो आपको डेल्टा आर मतलब कितना रिएक्टेंट की वैल्यू में चेंज आया है वो पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही आप प्रोडक्ट में से क्या करोगे, P2 में से P1 को माइनस कर लेना। ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें से इनिशियल प्रोडक्ट को माइनस कर लेना, तो पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट में कितना चेंज आया हुआ है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफाइन करोगे। अगर आपको चेंज इन प्रोडक्ट निकालना हो तो डेल्टा पी करके निकालोगे, P2 माइनस P1। चेंज इन रिएक्टेंट निकालना हो तो डेल्टा आर करके निकालोगे, R2 माइनस R1। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में क्या चेंज आएगा वो फॉर्मूला है। ठीक है, अब इनके रेट के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करें कि रेट कैसा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन उसका फॉर्मूला किस तरीके से काम करेगा। तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो चेंज इन, अगर हम रिएक्टेंट के फॉर्म में निकालें तो चेंज इन रिएक्टेंट होता है डेल्टा आर। ठीक है, चेंज इन रिएक्टेंट डेल्टा आर हो जाएगा और टाइम से डिवाइड करना है तो डेल्टा टी कर लेना। तो इसका मतलब ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीके से देखो डिफाइन करना है। एक तो आप रिएक्टेंट के टर्म में डिफाइन कर सकते हो और एक आप प्रोडक्ट के टर्म में डिफाइन कर सकते हो। तो अगर रिएक्टेंट के टर्म में डिफाइन करोगे तो ये फॉर्मूला मिलेगा, आर इज इक्वल डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। और एक चीज, जब आपने रिएक्टेंट की वैल्यू देखी थी तो पहले 5 ग्राम था, फिर 3 ग्राम हुआ, फिर 0 हो गया। मतलब रिएक्टेंट की वैल्यू जो थी वो धीरे धीरे डिक्रीज कर गई थी। जब डिक्रीज करती है तो उसके लिए माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट के फॉर्मूले में हम लोग माइनस लगा के चलते हैं। ठीक है, ये रिएक्टेंट के लिए है। अगर रिएक्टेंट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला निकालना हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि R इज इक्वल माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा आर का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा टी का मतलब पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगला, अगर आप प्रोडक्ट के फॉर्म में निकालना चाहो, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू अगर आप प्रोडक्ट के फॉर्म में निकालना चाहो तो वही कंडीशन, आर से आप रेट ऑफ रिएक्शन दिखाओगे, प्रोडक्ट को दिखाया जाता है डेल्टा पी से। तो डेल्टा पी हो जाएगा प्रोडक्ट का फॉर्मेट और डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये फॉर्मूला तैयार होगा आपके प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का। और प्रोडक्ट वाले कंडीशन में आप पॉजिटिव लगा के चलोगे। क्यों पॉजिटिव लगाओगे? क्योंकि आपकी जो वैल्यू थी पहले 0 ग्राम थी, फिर 2 ग्राम हुई, फिर 5 ग्राम, मतलब उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है इसलिए पॉजिटिव लगा के चलते हैं, रिएक्टेंट की वैल्यू घटती है इसलिए नेगेटिव लगा के चलते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का ये फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये रिएक्टेंट का कंडीशन में होता है। अगर प्रोडक्ट की कंडीशन में निकालना तो R इज इक्वल डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। दोनों को जब एक साथ मर्ज कर लोगे तो ऐसा दिखेगा ये फॉर्मूला, R इज इक्वल माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। इन दोनों को जब एक साथ मर्ज करके लिखेंगे ना तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखता है, R इज इक्वल माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, आर का मतलब होता है, ये याद रखना, ये वाली आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। ठीक है, और ये वाला जो ब्रैकेट में आर करके लिखा गया है ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बताता है। ठीक है, तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। एक चीज और याद रखना, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना उसको आप कैपिटल आर न करके आप चाहो तो ना स्मॉल आर से भी दिखा सकते हो। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैपिटल आर न करके और स्मॉल आर से भी दिखा सकते हो। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैपिटल आर से भी दिखा सकते हो और स्मॉल आर से भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर। तो ज्यादातर कंडीशन में ना हम तो कहेंगे स्मॉल आर से ही दिखाना। ठीक है, आप स्मॉल आर से भी दिखा सकते हो और कैपिटल आर से भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को जब भी दिखाने की बात है तो आप स्मॉल आर या कैपिटल आर में से कोई एक सिंबल यूज करना। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन दिखाने के लिए। ठीक है, आगे इसके यूनिट वगैरह के बारे में डिस्कस कर लिया जाए तो इसका यूनिट क्या होता है। तो यूनिट के बारे में बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट निकालना हो तो देखो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है, यूनिट बताएगा ये चीज और ये चीज। ये क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है और ये आपका टाइम होता है। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। ठीक है, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर और टाइम का यूनिट आप जानते हो सेकेंड। ठीक है, तो आगे इसको और डिस्कस कर लो तो ये हो जाएगा मोल, लीटर को नीचे लेके आओ या फिर पर लीटर है ना तो पर लीटर को ऐसे भी आप लिख सकते हो लीटर पावर -1। ठीक है, और सेकेंड को ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का अगर आपसे यूनिट पूछा जाए तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ये इसका यूनिट होता है। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाने की बात है तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में से किसी से भी दिखा सकते हो। उसके बाद रिएक्टेंट के फॉर्म में उसका फॉर्मूला पूछा जाए तो माइनस आर डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी, और अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में पूछा जाए तो प्लस डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इनको नोट करिए, फिर हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और एक चीज और
अगर आप इसको ग्राफिकल मेथड से डिस्कस करना चाहो कि ग्राफ के फॉर्म में कैसा दिखेगा, तो अगर आप इनका ग्राफ तैयार करोगे ना, सपोज करो ये इस साइड पे कंसंट्रेशन है, ठीक है, इधर बना लो कंसंट्रेशन और इस पे टाइम बना लो, ठीक है। तो कंसंट्रेशन और टाइम के हिसाब से अगर आप ये रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना चाहो, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है कि टाइम के हिसाब से जो रिएक्टेंट की वैल्यू होती है वो धीरे धीरे घटती जाती है और प्रोडक्ट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो जब ग्राफ खींचोगे ना, तो प्रोडक्ट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और रिएक्टेंट की वैल्यू जो होगी धीरे धीरे वो घटती जाएगी। तो ये ग्राफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। ये रिएक्टेंट का हो जाएगा और ये आपकी प्रोडक्ट का, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू टाइम के साथ साथ में बढ़ती जाएगी, ठीक है। और ये जो आपका रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ साथ में धीरे धीरे घटते चला जाएगा, ठीक है। तो अगर ग्राफ के फॉर्म में दिखाना हो तो ये इस तरीके से आप दिखा सकते हो, ठीक है। चलो तो इनको नोट करो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो तो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो कितने तरीके से होता है, ठीक है, उनका कौन कौन सा टाइप होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस का उनका कौन कौन सा टाइप होता है। तो उसमें सबसे पहली चीज आपको पढ़नी पड़ेगी एवरेज स्पीड के हिसाब से, ठीक है, एवरेज स्पीड रिएक्शन, ठीक है। एवरेज स्पीड के हिसाब से कौन सी रिएक्शन होती है, मतलब अगर एवरेज स्पीड के हिसाब से बात करी जाए, एक होता है एवरेज स्पीड के हिसाब से और एक होता है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस स्पीड रिएक्शन, ठीक है। तो आपको दो रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, एवरेज स्पीड रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस स्पीड रिएक्शन, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है। पहले डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हेडिंग डालना, फिर डिस्कस करेंगे। तो एवरेज स्पीड में क्या होता है, देखो डेफिनेशन तो जो आप रेट ऑफ रिएक्शन का जानते हो वही होता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन का जो डेफिनेशन होता है वही एवरेज स्पीड रिएक्शन का भी डेफिनेशन होता है, ठीक है। कि चेंज इन कंसंट्रेशन अबाउट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो डेफिनेशन तो वही होता है, फॉर्मूला भी वही होता है, ठीक है। डेफिनेशन और फॉर्मूला और यूनिट सब कुछ वही होता है, बस एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि एवरेज निकालना। तो सपोज करो कि आपको एक बारी कोई रिएक्शन मिल गया R1, आपने एक बारी R1 करके रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, फिर आपने R2 करके रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, फिर R3 करके रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, R4 करके, मतलब ऐसे करके 3-4 बारी आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला। तो उनका जब टोटल करोगे तो उन सबको जोड़ के वो जितनी बार भी रहेंगे उतनी बार से उसको डिवाइड कर देना। अगर 4 बार रहेगा तो 4 बार से डिवाइड करना, 3 बार रहेगा तो उसको 3 से डिवाइड करना, तो वो उसका एवरेज हो जाता है, ठीक है। वो उसका एवरेज बताता है, ठीक है। एवरेज रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताता है, ठीक है। कि जितनी बार आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे सबको ऐड करके उतनी बार से डिवाइड कर देना, तो वो आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बता देगा, ठीक है। अब फॉर्मूले वगैरह के बारे में डिस्कस करा जाए तो दिखाने का तरीका वही है, स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर से दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे पहले एक चीज लिखना, सपोज करो कि आपके पास में एक रिएक्टेंट है जिससे कोई प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। आपके पास में एक रिएक्टेंट है जिससे कोई आपको प्रोडक्ट फॉर्म होता है और फॉर्मूला तो वही रहेगा कि माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये तो फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला था कि डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये आपके पास में दो फॉर्मूला था, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला लिखा गया था ये वाला और ये वाला तो आपके रिएक्टेंट के लिए लिखा गया था और ये वाला आपका प्रोडक्ट के लिए लिखा गया था। तो इसको एक और तरीके से कहा जाता है, जब आप माइनस आर डेल्टा डिवाइड बाई डेल्टा टी करके लिखते हो ना, तो उसको कहा जाता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपीयरेंस, ठीक है, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट,
इसको एक और लैंग्वेज में कहा जाता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट जब आपका घटते जाता है, कम होते जाता है, तो भी आप उसको यही फॉर्म से दिखाते हो, माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो उसको एक और नाम देते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। तो आपसे जब भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट पूछे तब भी ये फॉर्मूला बताना है, आपसे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट का पूछे तब भी आपको ये फॉर्मूला बताना है। ठीक है। प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, उसको कहा जाता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, कि प्रोडक्ट की कंडीशन में रहे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब प्रोडक्ट आपका धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो उसको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बोला जाएगा। ठीक है। आगे दूसरा जो था आपका इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड रिएक्शन। तो जो इंस्टेंटेनियस था उसका मतलब क्या होता है कि जो भी रिएक्शन बहुत थोड़े से टाइम में हो जाए, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाए, मतलब थोड़े से सेकंड में हो जाए, कुछ ही टाइम में वो रिएक्शन अगर कंप्लीट हो जाए तो उसको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोला जाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब बहुत जल्दी हो जाए, और उसका फॉर्मूला अगर दिखाना हो, ठीक है, तो देखो रिएक्टेंट की कंडीशन में दिखाना हो, आप रिएक्टेंट की कंडीशन में और प्रोडक्ट की कंडीशन देखो दोनों दिखाना है आपको, तो ठीक है, तो उस इंस्टेंटेनियस स्पीड के हिसाब से अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन अगर रिएक्टेंट के फॉर्म में दिखाना हो तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना, कि जो ये आर था प्रोडक्ट रिएक्टेंट के केस में रिएक्टेंट डिवाइड बाई टाइम, प्रोडक्ट के केस में प्रोडक्ट डिवाइड बाई टाइम, ये तो वही रहेगा। रिएक्टेंट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई टाइम, ये तो वही रहेगा और ये प्रोडक्ट ही रहेगा। बस फर्क क्या करोगे आप, जब ये एवरेज वाले में थे तो आप डेल्टा लगा के चल रहे थे, और जब इंस्टेंटेनियस होता है ना तो उसमें डी लगा के चला जाता है, उस डेल्टा को डी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जब आप एवरेज में रहोगे तो आप डेल्टा लगा के चलोगे, जब आप इंस्टेंटेनियस में निकालोगे तो आप डी लगा के चलोगे, बस यही फर्क है। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना, यूनिट वगैरह में कोई चेंज नहीं करना, फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, यूनिट भी वैसे ही रहेगा, बस फर्क इतना सा रहेगा कि जब आप एवरेज में चलोगे तो डेल्टा लगा के चलोगे, और आप इंस्टेंटेनियस में रहोगे तो डी लगा के चलोगे। डी का मतलब बहुत थोड़े से टाइम के लिए होता है। ठीक है, और एक चीज इसका जो हमने यूनिट डिस्कस करा था, अगर कोई गैसियस रिएक्शन हो जाए, ठीक है, फॉर एनी गैसियस रिएक्शन, अगर आपके पास में कोई गैस वाली रिएक्शन होगी ना, तो उस टाइम पे अगर उसका यूनिट बताना हो, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट बताना हो गैसियस रिएक्शन के लिए, तो उस टाइम पे होता है एटीएम पर सेकेंड। ठीक है, जो आपने लिखा था ना चेंज इन कंसंट्रेशन, उसका मोल पर लीटर लिखा था, उस मोल पर लीटर को एटीएम कहा जाता है गैस के कंडीशन में। तो एटीएम पर सेकेंड ये यूनिट होगा आपका गैसियस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन का, और नॉर्मल अगर वैसे कंडीशन में रहे तो आप लिखोगे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये तो इसका दो यूनिट हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में कंसंट्रेशन के फॉर्म में दिया है कोई लिक्विड या सॉलिड वगैरह का, और अगर आपको कोई गैस वगैरह का दिया है तो एटीएम पर सेकेंड, ये इसका यूनिट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड और ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करा जाए, तो कुछ एग्जांपल सपोज करो कि आपके पास में ये एक कोई प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है 2A, और ये कोई बी नाम का प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, 2A सी कर लो, ऐड कर लेते कि 2A नाम का कोई रिएक्टेंट है, वो बी प्लस सी नाम का कोई प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जब इनको आपको रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में लिखना होगा ना, तो आप कैसे लिखोगे, रिएक्टेंट वाली चीज को देखो माइनस के साथ में लिखना है और ऐसे डेल्टा लगाना। ठीक है, इधर जो भी नंबर रहेगा उसको लिखना रिएक्टेंट डिवाइड बाय डेल्टा टाइम। ठीक है, ये आपका हो गया आपके रिएक्टेंट वाली कंडीशन के हिसाब से। अब प्रोडक्ट वाले के लिए लिखना हो तो बराबर डालोगे, बीच में हमेशा इक्वल का साइन, ये चाहे जितनी बार है, अगर बीच में प्लस आ रहा है, ये बता रहे हैं अभी कि अगर इसके साथ में एक और कोई नंबर और ऐड करके आप करते हो तो कैसे करेंगे। फिलहाल जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो इनको एक साथ करके लिखा जाता है, रिएक्टेंट को पहले लिख लेना माइनस के साथ में, प्रोडक्ट का जब भी लिखोगे तो प्लस के साथ में लिखेंगे। एक चीज और, बीच में हमेशा इक्वल का साइन लगाते जाना है, जितनी बार जितनी टर्म के लिए लिखोगे उतनी बार आपको इक्वल का साइन लगाते जाना है। जैसे इस साइड में सिर्फ एक टर्म था हमारे पास 2A, 2 का क्या करना है बाद में बताएंगे। ठीक है, इधर आपके पास में बी नाम का एक टर्म है और सी नाम का एक टर्म है, तो जब बी के लिए लिखने जाओगे तो बी आपका प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के केस में आप पॉजिटिव लेके चलते हो तो लिखेंगे डेल्टा बी डिवाइड बाई डेल्टा, ये ए था ना, डेल्टा बी डिवाइड बाई डेल्टा टी, और ये भी प्रोडक्ट है तो बीच में ये प्लस है, उसका टेंशन ना लेना,
उसके लिए भी आप इक्वल ही लगाओगे। हर एक टर्म को जब भी लिखने जाओगे तो बीच में इक्वल लगाते लगाते चलोगे। और सी का लिखने का तो डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, अभी जो नंबर लिखा गया है, इन नंबर का क्या करना है, इन नंबर्स को ऐसे 1 डिवाइड बाई करके लिखना। ठीक है, जो भी इनके आगे नंबर रहेगा उन नंबर्स को 1 डिवाइड बाई करके लिखते चले जाना। जैसे 2a के साथ में था तो a के आगे 1 डिवाइड बाई 2 करके लिखेंगे। अगर b के साथ में सपोज कि अगर 3b रहा होता तो हम ऐसे करके लिखते 1/3 करके, पर नहीं है तो हम लोग ऐसे ही सिंपल सा लिख के चलेंगे आगे। ठीक है, तो जब भी आपको कोई रिएक्शंस वगैरह दिया जाएगा तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। सपोज करो आपके पास में कोई और रिएक्शन है, जैसे ये कोई रिएक्शन है। ठीक है, ये एक से ज्यादा कर लो एक से ज्यादा आपने रिएक्टेंट मिलाया और एक से ज्यादा आपको प्रोडक्ट मिल जाए कि आपने दो ए और बी नाम का कोई रिएक्टेंट मिलाया। M1 M2 जो होता है ना, वो उसकी स्टाइक्योमेट्री नंबर होती है। ये तो आपने याद होगा, स्टाइक्योमेट्री नंबर जो भी कंसंट्रेशन की वैल्यूज को दिखाता है उसकी स्टाइक्योमेट्री नंबर होती है। ठीक है, ये या फिर नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हो इनको। ठीक है, और CND नाम का कोई आपको प्रोडक्ट फॉर्म करके मिलता है। तो जब भी इनको रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में लिखना हो तो पहले एक बार इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा, एक बार इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा, एक बार इसका और एक बार इसका, सबका अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा। अब जब रिएक्टेंट का लिखेंगे तो माइनस के साथ में, प्रोडक्ट का लिखेंगे तो प्लस के साथ में। ठीक है, अब ये ए है तो ए का लिखेंगे डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, बी का लिखेंगे डेल्टा बी डिवाइड बाई डेल्टा टी, सी का लिखेंगे डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी, डी का लिखेंगे डेल्टा डी डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब ए और बी वाले जो थे वो रिएक्टेंट वाले हैं तो माइनस लगा लेना, सी और डी वाले प्रोडक्ट वाले हैं तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज, सबके बीच में इक्वल का साइन डालते चले जाना। ठीक है, सब इक्वल में आते हैं। ठीक है, सबको इक्वल के साथ में लगाते जाना। ठीक, अगला काम, अब M1 M2 N1 N2 कर लो। इनका क्या करना है, तो M1 है तो M1 को ऐसे लिखना 1 डिवाइड बाई M1, M2 है तो M2 का काम रहेगा 1 डिवाइड बाई M2, N1 है 1 डिवाइड बाई N1, N2 है तो 1 डिवाइड बाई N2। ऐसे करके लिखना है। मतलब जो भी आप प्रोडक्ट वगैरह, जो भी क्वेश्चन वगैरह, जैसे H2 मान लो तैयार करना है तो आप ऐसे H2 प्लस O2 करके तैयार करोगे, ऐसे करके लगा के बनाओगे। तो जब भी ऐसा कुछ तैयार करना होगा तो ये नंबर जो दिख रहा है ना, जब ये नंबर करने जाओगे तो ऐसे 1 डिवाइड बाई 2, फिर ऐसे H2 डिवाइड बाई डेल्टा टी, फिर ऐसे आगे कि H2 डिवाइड बाई डेल्टा टी इक्वल O2 डिवाइड बाई डेल्टा टी, ऐसे करके आप फॉर्म करोगे। तो ये इस तरीके से फॉर्म होता है कि H2 और O2 को मिलाओगे तो 2H2O तैयार होता है। ठीक है, और इसमें माइनस लगाना पड़ेगा, फिर आपको जो भी रिएक्टेंट रहेगा उसके लिए माइनस लगाओगे, और ये जो नंबर रहेगा उस नंबर को 1 डिवाइड बाई करके लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स वगैरह को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, कि आप कोई रिएक्शन वगैरह दिया रहेगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़े तो किस तरीके से निकालोगे। ठीक है, सपोज एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, नाम देते हैं उसको N2 प्लस 3H2, ये हो जाएगा 3NH2 2NH3। ठीक है, ये चलो ये एक और एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल का ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का आपको रेट लिखना है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट के फॉर्म में भी लिखना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिखना है। तो इस रिएक्शन का जब भी आप रेट लिखने जाओगे तो एक बारी आपको N2 का लिखना पड़ेगा, एक बारी 3H2 का लिखना पड़ेगा, एक बारी 2NH3 का लिखना पड़ेगा। जब लिखने जाओगे ना तो किस तरीके से लिखोगे, तो वो होता है आपका N2 का लिखोगे तो N2 आपका रिएक्टेंट है, H2 आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट के लिए तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये माइनस डेल्टा N2 डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, बीच में इक्वल का साइन। N3 के लिए देखो इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो कुछ नहीं करना। H2 के लिए क्या है कि आगे 3 लिखा है तो 1 डिवाइड बाई 3 कर लेना, और रिएक्टेंट है तो माइनस भी लगाना है, डेल्टा H2 हो जाएगा डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, आगे प्रोडक्ट वाला है तो प्रोडक्ट वाले के लिए 2 है और प्रोडक्ट वाला पॉजिटिव में चलता है तो 1/2 कर लेंगे, और NH3 का है तो NH3 कर लेना डिवाइड बाई टी। अब इनके केस में अगर आप डेल्टा नहीं भी लगाओगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके केस में अगर आप ये डेल्टा ना लगा के चलो, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, पर फॉर्मूले में आपको डेल्टा लगा के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शंस को, रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे तैयार कर सकते हो, प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे तैयार कर सकते हो, तो इनके तरीके से आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है,
तो आज की टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होती है। तो जो भी आपको कोई इसमें डाउट वगैरह रहेगा तो आप कमेंट करिएगा, तो उसमें फिर अगली वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इनको नोट करिएगा, फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।